हमारे चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, मतलब गरीबी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, मतलब सारी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो अपने आसपास के जीवन से, अपनी इंडियन इकोनॉमी से। तो पॉवर्टी का मतलब क्या? पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान के पास 5 चीज़ों की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी करने की क्षमता नहीं। खाना, कपड़ा, घर, शिक्षा और सेहत, यानी कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ। अब इसके बाद सबसे पहला टॉपिक था कि भाई कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर गरीब परिवार में देखे जाते हैं। पहला, उनकी फैमिलियां बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज फैमिली। लैडर ए, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इनके पास उचित बिजली और पानी की भी सुविधा नहीं होती। उसके बाद डी, डेफिशिएंसी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, इनको उचित सेहत से जुड़ी हुई या हेल्थ सुविधाएं भी बिल्कुल नहीं मिल पाती, बहुत कमी होती है। उसके बाद दोबारा डी, डेट ट्रैप, ये लोन के जाल में फंसे रहते हैं क्योंकि एक लोन को चुकता करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे को चुकता करने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ जाता है। ई, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटियां भी इनके पास बहुत कम होती हैं और उसका मेन कारण है, मूल कारण है लिटरेसी का कम होना। जब पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, यानी स्किल्स कम होंगी, तो उनको अच्छी नौकरियां भी नहीं मिल पाएंगी। और आर, रोल ऑफ हंगर या मैल न्यूट्रिशन, यानी कि गरीब परिवारों में अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग होते हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं क्योंकि वो कई कई दिनों तक प्रॉपर फूड नहीं लेते। फिर आते हैं जी कि गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं। तो हमने 8 अच्छे अच्छे कारण पढ़ लिए थे। जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम होना, या एग्रीकल्चर का हमारे देश में जो खराब स्थिति है वो भी भारत में गरीबी का एक कारण है क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स या ज़्यादातर लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा चौथा फैक्टर ये कि लिटरेसी रेट बहुत कम है या इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। पांचवा फैक्टर ये बेरोजगारी, जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, और पैसा नहीं कमाएंगे तो गरीब ही रहेंगे। छठा कारण फिर से वही डेट ट्रैप वाला बन सकता है कि जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है लोन पे लोन लेने के लिए और फिर वो लोन इतने लेता रहता है कि वो डेट ट्रैप में फंसता है, जो गरीबी का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा भारत में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी एक कारण है, जिसमें अमीर तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है लेकिन गरीब बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब ही रहता है, तो ये भी गरीबी का एक कारण हो सकता है। एंड लास्ट कारण होता है इन्फ्लेशन, यानी कि ज़रूरत की चीज़ों के दाम लगातार अगर बढ़ते रहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई या हम गरीब हो गए, तो ये भी गरीबी का एक कारण हो सकता है। इसके बाद बात करें एक छोटे से टॉपिक की कि भाई रिलेटिव पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का सिंपल फंडा ये, जहां पर दो लोगों या दो देशों के बीच में कंपैरिजन होता है उसको हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेकिन जब कोई कंपैरिजन नहीं होता तो उसको हम एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पर आपको ये याद रखना है कि रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ट्रू पिक्चर नहीं बताता, तो इसीलिए हम अपने पॉवर्टी कॉन्सेप्ट में इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो फिर भी थोड़ा ट्रू पिक्चर बताती है, तो इसीलिए हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कॉन्सेप्ट का अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक बातें हैं कि भाई पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए हमने कैलोरीज को मापदंड बना रखा है। गांव में कोई भी व्यक्ति 2400 कैलोरी अगर दिन में नहीं ले रहा तो वो गरीब है, और शहर में वही व्यक्ति अगर 2100 कैलोरीज नहीं ले रहा तो वो गरीब है। इसके अलावा ये कि रूरल और अर्बन एरियाज में गरीबों का जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड सेम गोज विद हेड काउंट रेशियो एज वेल। बाकी हेड काउंट रेशियो क्या होता है कि हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग गरीब हैं उसकी संख्या को हम हेड काउंट रेशियो भी कह देते हैं। फिर आता है पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट, जो ये बताता है कि कुछ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं तो वो पुअर हैं, कुछ लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं तो वो नॉन पुअर हैं। पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट्स को भी 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। एक होते हैं क्रॉनिक पुअर, यानी कि जो कह सकते हैं ऑलमोस्ट हमेशा सदाबहार पुअर ही रहते हैं। एक होते हैं ट्रांजिएंट पुअर, जो आते जाते रहते हैं आते जाते रहते हैं। और एक होते हैं नॉन पुअर, जो कभी भी गरीब नहीं रहते। बाकी क्रॉनिक पुअर की भी 2 कैटेगरियां हैं। पहले वो जिनकी 100% जिंदगी गरीबी रेखा के नीचे ही निकल जाती है। दूसरे वो यूजुअली पुअर जो 90% गरीब रहते हैं और बाकी बीच में कभी अचानक से नॉन पुअर हो जाते हैं। और ट्रांजिएंट पुअर की बात करें तो वो भी 2 कैटेगरीज के हैं। एक है चर्निंग पुअर, यानी कि अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर जो खोरते रहते हैं,
50% अमीर 50% गरीब रहते हैं। ओकेजनली पुअर वो हो गए जो वैसे तो सदाबहार अमीर ही रहते हैं, लेकिन अचानक से किसी बुरे दौर की वजह से बीच में झटका लगता है तो वो गरीब हो जाते हैं। और बाकी तीसरी कैटेगरी नॉन पुअर की तो यानी कि जो कभी भी गरीब नहीं रहते। फिर लोगों ने पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी क्रिटिसाइज करा। वो इसलिए बोला कि भाई ये सारे गरीबों को एक साथ क्लब कर देता है, अलग अलग नहीं बताता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पहचानना कि कौन सा गरीब ज़्यादा गरीब है जिसको मदद करें और कौन सा गरीब कम गरीब है जिसको थोड़ी कम मदद करें। और साथ ही साथ पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट किसी भी सोशल फैक्टर को भी कंसिडर नहीं करता, वो खाली कैलोरीज को या खर्चे को बेस बना लेता है, जो कि गलत है। हमें और भी चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई इलिटरेसी क्या है, सेहत कैसी है और रिसोर्सेज का एक्सेस कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बात करें गवर्नमेंट की अप्रोच की, तो गवर्नमेंट अपने हर प्लान में कम से कम गरीब को हटाने की बात करती है या गरीबी को हटाने की बात करती है। परंतु अगर उसको थोड़ा सा प्रिसाइजली हम लेकर चलें तो गवर्नमेंट गरीबी हटाने के लिए 3 डायमेंशनल अप्रोच या 3 डायमेंशनल प्रोग्राम का इस्तेमाल करती है, जिसमें हमने बस आपको बेसिक बात बताई। और जो आपको बेसिक बात याद रखनी है कि अलग अलग प्रोग्राम हो सकते हैं। मेन क्या है वो, नंबर 1 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें स्वरोजगार की बात होती है, यानी गरीबों को सरकार प्रोत्साहित करती है कि आप खुद से अपना कोई ना कोई काम कर सकते हैं। दूसरी हो सकती है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें सरकार गरीबों के लिए खुद से नौकरियों का प्रावधान करती है, यानी कि ताकि उन्हें वेजेस मिले, उन्हें काम करने के बदले में पैसा मिले। और तीसरी हो सकती है सामाजिक सुरक्षा देने वाली स्कीमें, जिसमें सरकार का फोकस किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी देने पर गरीबों पर हो सकता है। उसका मेन और प्राइम एग्जाम्पल है जन धन योजना, जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कोई भी गरीबी का प्रोग्राम मुंह के बल गिर जाता है तो कोड बन गया फॉल, यानी कि फेलियर के कारण क्या है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के। तो एफ का मतलब हो गया फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि लागू करने में किसी भी प्रोग्राम को बहुत करप्शन हो जाता है, झोल झाल हो जाते हैं, इस वजह से कोई भी प्रोग्राम अच्छे से लागू ही नहीं हो पाता। ए एसेट्स, एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन प्रोग्रामों के अंदर बहुत अनइक्वल होता है। कई बार कुछ ही लोगों को तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाता, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल रहता है। एल का मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि फंड्स की हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रहती है प्रोग्रामों में। जितना फंड्स हमें चाहिए उतना फंड्स कभी भी इन प्रोग्राम्स में एलोकेट नहीं होता। और अगली और आखिरी एल का मतलब भी लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम पुअर। जब तक पुअर ही खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो गरीबी दूर कैसे होगी, तो यानी कि गरीबों को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये था पूरा पॉवर्टी का कार्यक्रम। तो अब हमारे क्वेश्चनों की झड़ी शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल आप भी अच्छे अच्छे से आंसर करिएगा। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो अपने अपने आंसर्स भेजने हैं बस आपको। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रोग्राम इज रिस्ट्रिक्टेड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आपको किताब का सहारा लेना है, आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना देखे ही बताना है। नोट्स का सहारा लेना है, नोट्स में से देख सकते हो। बस कोशिश करें फटाफट आंसर बताते चलें। चलो, NRLM, वेरी गुड, सही। तो पहला आंसर बच्चों का सही आ गया, वेरी गुड। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011-12। क्योंकि हमारा लास्ट सेंसस 2011-12 में हुआ था, तो इसीलिए हम तो 11-12 के हिसाब की हमें पॉवर्टी लाइन पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है, हाँ, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, तो 10 पे आने के बाद फिर मैं एक बार पूछ लूंगा। ओके, सही भेजा सब बच्चों ने, 21.9, परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इसमें आपको किस चीज से पता लगता है गरीबी का या पॉवर्टी लेवल का, ऐसा क्या इंडिकेटर है भारत में।
ठीक है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन पे हम स्टार लगा देते हैं, है ना, क्योंकि इसमें सब बच्चों के आंसर हो गए हैं गलत। आप फंस गए हो बुरी तरह, मुर्गे जाल में फंस गए। भारत के अंदर जब पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो होता है या पॉवर्टी के जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल होता है। और उसमें ये क्लियरली लिमिटेशन की तरह मेंशन है कि भारत के अंदर जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो वो कभी भी सोशल स्टेटस कंसिडर नहीं कर पाता, ये उसका एक ड्रॉबैक है। कौन कितना पढ़ा लिखा है, मतलब इलिटरेसी, वो कंसिडर नहीं करते। कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा, हम ये कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ इनकम देखते हैं, हम खर्चा देखते हैं कि तुम महीने के इतने रुपए अगर खर्च कर रहे हो, दिन के 1000 रुपए 816 रुपए खर्च कर रहे हो, तो तुम गरीब नहीं होंगे, नहीं तो तुम गरीब होंगे। तो भारत के अंदर जो गरीबी का इंडिकेटर है वो इनकम लेवल से मापा जाता है, ना कि उसकी पढ़ाई लिखाई से, ना कि उसके रोजगार से। हम किसी का रोजगार देखकर नहीं कहते ये तो गरीब होगा, ऐसा थोड़ी ना कहते हम कि कोई आदमी का हम रोजगार देखे, उसकी पढ़ाई लिखाई कह के अरे तू तो 5वीं फेल है, तू गरीब है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप क्वेश्चन के इसीलिए जाल में फंस गए। तो इसका सही आंसर जो है वो वैसे ऑप्शन सी है, ऑल ऑफ दीज नहीं है। तो क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज देख के कई बार बच्चे को लगता है कि यही आंसर होगा, पर ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 1 नंबर कट गया। क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन इन अर्बन इंडिया इज कंसिडर्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। अर्बन शहर के आदमी को कितनी कैलोरीज लेनी है? वेरी गुड, तो ये सब बच्चों का सही, 2100 कैलोरीज लेनी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, people who do not usually have sufficient money to fulfill their basic needs are referred to as। जिनके पास सफिशिएंट पैसा ही नहीं होता अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है तो वो है, देखो हिंट देता हूं, लिखा है पीपल हु डू नॉट यूजुअली हैव सफिशिएंट मनी, मतलब आम तौर पे, यूजुअली, तो इसीलिए आंसर भी क्या बनेगा? यूजुअली पुअर। ऑलवेज पुअर नहीं, तो मुर्गे फंसे, इसमें भी मुर्गे फंसे कुछ। तो ऑलवेज पुअर तो तब होता अगर वो भी ऑलवेज कहता, तो हमेशा नहीं, कह रहा है यूजुअली। यूजुअली सफिशिएंट मनी नहीं होता, तो पुअर भी यूजुअली। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ये सिंपल है, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया। तो पॉवर्टी लाइन जो है वो तो भारत में सब बच्चों को पता ही है कि हम किस बेसिस पर निकाल रहे होते हैं, कैलोरीज इनटेक के बेसिस पर। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं किस बच्चे का तुक्का सही लगेगा। व्हेन डिड द प्लानिंग कमीशन फॉर्म ए स्टडी ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम टू एस्टिमेट पॉवर्टी नेशनली? तो प्लानिंग कमीशन ने कब स्टडी ग्रुप का गठन किया था पहली बार पॉवर्टी को नेशनली एस्टिमेट करने के लिए? वेरी वेरी गुड, तो ये सबको याद रहना चाहिए और मेजॉरिटी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, 1962। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोस्ट पुअर? इनमें सबसे ज्यादा गरीब कौन है, या नोन एज मोस्ट पुअर? ठीक है, सिंपल, ऑलवेज पुअर, है ना, परफेक्ट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गरीब है। परफेक्ट, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, मिलियन वेल्थ स्कीम एटसेट्रा
all these amalgamated into single self employment program known as। तो इसके लिए आपको वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का नाम पता होना चाहिए। तो क्या नाम है? तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। उसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है ना। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है बस बेसिकली। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ना, इसमें स्वरोजगार आ रहा है ना। तो स्वरोजगार वर्ड का मतलब क्या होता है? खुद का एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। हाँ, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1995 एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब एक स्कीम जो थी जिसमें पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार को ही करना था, 1995 में आई थी। फॉर सोशल असिस्टेंस फॉर द पुअर टू एंश्योर ए मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सोशल असिस्टेंस। तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर ये स्कीम आई थी। सामाजिक सुरक्षा को लेकर ये स्कीम थी कौन सी? ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो बिल्कुल आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ना, सामाजिक सुरक्षा की यहाँ पर बात हो रही थी। परफेक्ट। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो अब यहाँ से आपके हाथ पांव ठंडे अब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब अगली वैरायटी के सवाल हैं रीजन और असर्शन वाली वैरायटी के। तो ये भी कुछ डिस्कस करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, रिलेटिव पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको ना कैसे सॉल्व करना है आपको, मतलब इसमें कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, डाउट्स आते हैं। तो आप पहले असर्शन पढ़ाओ और असर्शन पढ़ के देखो कि क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। पहले इतना चेक करते हैं। कह रहा है रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो सभी देशों में पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। तो आपने ऐसा अपना मन में सोच लिया कि ये ट्रू है। अब उसी स्टेटमेंट को, क्योंकि वो रीजन कह रहा है, तो आप उसको एक बिकॉज ऐसा लगा लो। यहाँ पर रीजन लिखने की बजाय ऐसा लिख लो बिकॉज, और ऊपर वाली लाइन को बिकॉज के साथ कंटिन्यू करो नीचे वाले स्टेटमेंट से। फिर देखो कि क्या वो सही लग रहा है या नहीं। कि रिलेटिव पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज डिफरेंसेस इन द लेवल्स ऑफ द इनकम आर द ओनली क्राइटेरिया फॉर जजिंग रिलेटिव पॉवर्टी। कह रहा है रिलेटिव पॉवर्टी को जज करने का एक ही क्राइटेरिया है कि अलग अलग इनकम लेवल्स होते हैं। तो यही कारण है कि रिलेटिव पॉवर्टी दुनिया के सारे देशों में पाई जाती है। तो अगर आप इकट्ठे पढ़ रहे हो और आपको इकट्ठे पढ़ने पर पूरी बात का सेंस लग रहा है कि हाँ सेंसिबल बात है, सही बात है, तो आपके आंसर्स अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे। यस, वेरी गुड, सही आंसर भेजा बच्चों ने, ए। ठीक है ना। तो ऐसे आप करना अब आगे वाले क्वेश्चनों में, इसी तरह से आंसर्स को अंदाजा लगाना, पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में कह रहा है assertion indebtedness is one of the significant factors of poverty। तो हमने डिस्कस भी करा था कि indebtedness जो है वो एक कारण होता है, ठीक है। because indebtedness due to unemployment causes poverty। कह रहा है क्योंकि indebtedness जब बेरोजगारी से होता है तो उस वजह से पॉवर्टी होती है। तो अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ें हम एक बार, तो देखते हैं कि क्या वो सेंस बन रहा है। कह रहा है indebtedness is one of the significant factors of poverty because indebtedness due to unemployment causes poverty। तो रीजन जो है वो सही है, मतलब एप्ट है बेसिकली, क्योंकि indebtedness बेरोजगारी से अगर हो तो वो कारण है पॉवर्टी का। तो उसने सही रीजन दिया है और असर्शन भी उसने सही लिखा है कि indebtedness जो है वो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर है पॉवर्टी का। तो यानी कि सही ऑप्शन भेजा काफी बच्चों ने, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दोबारा से ट्राई करें। पावर ग्रुप्स इन विलेजेस स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स।
इस लाइन का मतलब ये है कि बहुत सारे पावर ग्रुप्स जो होते हैं विलेजेस में, मतलब कि बड़े बड़े ऐसे लोग है ना जिनका गांव में बोलबाला चलता है, तो वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं जब भी कोई पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम उनके गांव में लॉन्च होती है। मतलब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में करप्शन भी होता है, प्रॉपर तरीके से वो लॉन्च या उसका बेनिफिट गरीब को नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जो ये पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, लोग होते हैं गांव के अंदर, वो इसका फायदा ले लेते हैं, वो उसका कंट्रोल ले लेते हैं। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो यहाँ तक तो ये मतलब हो गया। फिर इस बात का वो रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर वॉज अ लार्ज स्केल लीकेज इन द डिलीवरी पैकेज एंड द पुअर रिसीव्ड ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ द सेड ईयर मार्क्ड फॉर देम। तो ये भी अंग्रेजी कई बच्चों के लिए हो सकता है टिपिकल हो। इसका मतलब ये है, कह रहा है क्योंकि, बिकॉज लगा के पढ़ते हैं, कह रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी लीकेज होती है डिलीवरी पैकेज में। डिलीवरी पैकेज मतलब कि जब सरकार कहीं स्कीम लागू कर रही होती है तो उसमें बहुत सी खामियां होती हैं, तो उसको वो लीकेज वर्ड कह रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज होता है। और कह रहा है गरीब को जो मिलता है वो मात्र एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है उस पोर्शन का जो उनके लिए अलग किया गया है। इस बात को वो अंग्रेजी में ऐसे लिख के कह रहा है। तो अगर आप पूरे सेंटेंसेस को दोनों को इकट्ठे पढ़ो और फिर देखो कि सेंस बन रहा है कि नहीं, फिर आंसर भेजो कि पावर ग्रुप्स जो होते हैं गांव में, यानी कि जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ऐसे लोग कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं डिलीवरी मैकेनिज्म को, जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि डिलीवरी पैकेज में बहुत बड़े लीकेजेस होते हैं या बहुत कह सकते हो झोल होते हैं, और पुअर को अल्टीमेटली बहुत ही कम हिस्सा मिल पाता है जो उसके लिए अलॉट किया जाता है। हाँ, तो ये जो आंसर है वो सही है और उसका रीजन जो है वो भी सही है, बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन बच्चों ने जो भेजा वो बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट। चलो उसके बाद अब कुछ होमवर्क में दे दूं, 14 होमवर्क में दे देता हूं। चलो उसके बाद 15 होमवर्क में दे देता हूं। चलो 16 करते हैं डिस्कस। 16 में कह रहे हैं addressing the problem of poverty through self-employment schemes is indeed the most effective means as it improves the rate of participation and also empowers the poor। तो इसमें वो ये कह रहा है इस पॉइंट में कि गरीबी को एड्रेस करने के लिए या गरीबी समस्या को एड्रेस करने के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, कि मतलब गरीब खुद से अपने लिए कुछ करना शुरू कर दे, कह रहा है वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि इससे एक तो गरीबों का खुद का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है ना। हमने पढ़ा था कि गरीबी तभी हट सकती है जब गरीब लोग खुद से पार्टिसिपेट करें। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से एक तो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है और दूसरा उनको थोड़ी ताकत तो मिलती ही है गरीबों को, क्योंकि उनको काम मिल जाता है। तो अगर हम खाली इतने स्टेटमेंट तक देखें तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही है और ऐसा होता है। अब आप रीजन को पढ़ो बिकॉज लगा के कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, या क्यों वो ये कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बिकॉज दिस वुड मीन ए मल्टी डायमेंशनल अटैक ऑन पॉवर्टी एज इट वुड नॉट ओनली कॉम्बैट पॉवर्टी। कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से मल्टी डायमेंशनल अटैक होगा गरीबी पर, क्योंकि ना ही वो सिर्फ गरीबी कम करेंगी बट ऑल्सो इंश्योर्स स्किल फॉर्मेशन बिसाइड्स बेटर हेल्थ एंड हाई लिटरेसी। कह रहा है उसके अलावा वो गरीबों की स्किल को भी बढ़ाने में मदद करेंगे और थोड़ा सा उनको बेहतर लिटरेसी या अच्छी हेल्थ देने में भी फायदेमंद रहेंगी। तो अब ओवरऑल आप देखोगे कि आपको क्या लगता है। सही, वेरी गुड। तो जब हम ओवरऑल पढ़ लेते हैं तो फिर हमको पता लगता है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है, रीजन मैच कर रहा है सही असर्शन के साथ, परफेक्ट। चलो उसके बाद एक 17 भी कर लेते हैं डिस्कस। अब ये वाला पढ़ना ध्यान से, 17 डिस्कस करते हैं। असर्शन में लिखा है ओइंग टू द लो जीडीपी ग्रोथ एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है जीडीपी हमारा कम है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, मतलब भारत जैसे देश,
आर वल्नरेबल टू एन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो कह रहे हैं इसीलिए हमारे देश में कई बार इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं होती रहती हैं, क्योंकि हमारे देश में जीडीपी है कम, तो मतलब चीज़ों की डिमांड और पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो चीज़ों की सप्लाई तो कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए कह रहा है महंगाई कई बार बढ़ती रहती है। तो इतना स्टेटमेंट ट्रू हो गया, यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब आप बिकॉज लगा के पढ़ो कि ऐसा क्यों कह रहा है वो। बिकॉज inflationary spiral means a situation of persistent rise in prices. Inflation compounds poverty. कह रहे हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब है कि बार बार प्राइजेस बढ़ने की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती रहेगी और इन्फ्लेशन से पॉवर्टी बढ़ती है। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन के कैच को समझते हैं। ये बात तो ठीक है कि स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब है कि बार बार प्राइजेस बढ़ने की समस्या हो रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्टेटमेंट एक फैक्ट है कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मींस ये। अब अगर दोनों को जोड़कर पढ़ोगे, बिकॉज लगा के पढ़ोगे, तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। खुद से रीड करके देखो कि ओइंग टू लो जीडीपी ग्रोथ एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया आर वल्नरेबल टू एन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बिकॉज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मीन्स ए सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइजेस। तो वो मीनिंग बता रहा है, वो रीजन नहीं दे रहा, वो मीनिंग बता रहा है। तो जब आपको थोड़ा भी ऐसा लगता हो कि रीजन जो है वो एप्ट नहीं है, राइट, तो फिर आपका ऑप्शन सही जो बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। तो हमेशा फाइनल आंसर चूज करने से पहले इकट्ठा करके जरूर पढ़ें कि क्या पूरी बात का सेंस बन रहा है या थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सही, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलो इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं डिस्कस। ये देखते हैं कि आप सही बता पाओगे अब अपने आप। The poverty line is a cutoff point on the line of distribution which usually divides the population of country as poor and non-poor. ठीक है, फिर रीजन पढ़ लो इस बात का। बिकॉज लगा के पढ़ना। बिकॉज in poverty line a standard is fixed in the terms of maximum level of consumption. कह रहे पॉवर्टी लाइन में हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं जो फिक्स कर रखे हैं हमने, वो कंजम्पशन के मैक्सिमम लेवल के हिसाब से कर रखे हैं। तो क्या लगता है? तो ध्यान से पढ़ना है। तो देखो, पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन होती है जो पुअर और नॉन पुअर के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है, ये बात तो ठीक है। अब ये भी पढ़ लो कि पॉवर्टी लाइन में जो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, क्या वो मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम का मतलब हिंदी में होता है कि ज्यादा से ज्यादा खाना है, ज्यादा से ज्यादा खाने पर होता है पॉवर्टी लेवल का फिक्स करता है लेवल, या मिनिमम लेवल पर होता है कम से कम खाना चाहिए इंसान को या ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। हाँ ठीक है मुर्गो, फंस गए मुर्गे। तो मिनिमम लेवल होता है कि भाई कम से कम 2100 कैलोरी खानी है। अब बाकी ज्यादा की कोई लिमिट थोड़ी ना। अभी देखो आप में से कई बच्चे बर्गर खा के बैठे हो, 5000 कैलोरीज इनटेक करके बैठे हुए, तो ये थोड़ी ना कह देंगे कि आप गरीब हो। तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है कंजम्पशन की, मिनिमम है, मिनिमम 2100 या मिनिमम 2400। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो मुर्गा फंस जाएगा जाल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चलो होमवर्क दे देता हूं, 20 कर लेते हैं डिस्कस। तो 20 पढ़ो। 20 में कह रहा है कास्ट सिस्टम्स एंड जॉइंट फैमिली ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड अ वे फॉर डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। कह रहा है जो हम जातिवाद करते हैं या जो पुराने जमाने की प्रथाएं चली आ रही हैं, इनसे बड़े ही डायनामिक चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में। फिर वो रीजन कह रहा है बिकॉज ग्रोथ रेट इज हैम्पर्ड, मतलब ग्रोथ रेट काफी खराब हो गया है, एंड पॉवर्टी इज सस्टेन्ड,
ड्यू टू आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। कह रहा गरीबी भी अभी तक चली आ रही है क्योंकि कुछ पुरानी सोच, सामाजिक सोच जो है वो अभी भी चली आ रही है। तो अब आप बताइए कि आपके क्या विचार हैं। ओके ओके, ठीक है। तो मेजॉरिटी का तो सही हो गया, कुछ मुर्गे इसमें भी लेकिन फंसे। तो भाई मेरी तो आंखों से ही आंसू आ गए थे जब मैं पहली लाइन पढ़ा, तो उसके बाद तो मेरे आगे कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा था। भाई जातिवादी सिस्टम, पुरानी प्रथाएं, क्या इनसे कोई सामाजिक, इन पुरानी चीजों से कोई डायनामिक चेंज आया इकोनॉमी में? मतलब क्या ये पढ़ते ही आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले कि ये कितना बड़ा झूठ लिखा है? बल्कि ये सब चीजें तो उल्टा हमारी इकोनॉमी को और पीछे लेके जा रही, पीछे धकेल रही है ना। तो इनसे कोई इकोनॉमी में डायनामिक चेंज थोड़ी ना आएगा। तो ये वहीं पे गलत हो गया, यानी कि असर्शन ही गलत हो जाए तो फिर हमारे लिए सिंपल हो गया, आसान मामला, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। चलो ठीक है, उसके बाद जी कुछ होमवर्क में दे देते हैं। 21 होमवर्क कर लेना, 22 होमवर्क कर लेना, 23 आओ, 23 देखते हैं क्या बच्चे सही बताएंगे। द एवरेज पर कैपिटा डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी इन अर्बन एरिया, बिकॉज rural areas do not do more labor in comparison to urban area, that's why more calories is required in rural area। तो इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है, पूरे सेंटेंस को इकट्ठा पढ़ के क्या है? ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये सही हो गया क्योंकि बात बिल्कुल जम रही है, कहीं कोई पढ़ते समय संकोच नहीं हुआ और दोनों बातों का तालमेल सही बैठ रहा था, क्योंकि ऐसा होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 भी एक बार कर लेते हैं, 25वां होमवर्क दे दूंगा। तो 24 बताओ, लास्ट है रीजन असर्शन का टाइप का। तो इसमें कह रहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज एक्सपोज्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब थोड़ा थोड़ा पुराने चैप्टर से भी लिंक करके चलना, एलपीजी वाले से। कह रहा है जब एलपीजी वाली पॉलिसियां आई तो छोटे और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनको थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज का सामना करना पड़ा मार्केट की, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स भी आ गए, मतलब अनिश्चितताएं जो हैं वो थोड़ा सा बढ़ गई। कह रहा है बिकॉज, फिर रीजन लगाओ, रीजन लगा के पढ़ो। बिकॉज, क्योंकि हजारों छोटे फार्मर्स ने सुसाइड कमिट कर लिया गरीबी और इनडेप्टनेस के बर्डन के चलते। तो अब आप सूझबूझ से अपना आंसर भेजें कि क्या आपका फाइनल आंसर होगा। चलो वेरी गुड। तो मैं इस बार आपकी तारीफ कर रहा हूँ। क्यों तारीफ कर रहा हूँ? क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा काम करा, इसका मतलब आपने कुछ तो लर्निंग ली। वेरी गुड। अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, लेकिन अगर आप बिकॉज लगा के इकट्ठा पढ़ोगे दोनों को तो आपको खुद ही अटपटा लगेगा, यानी कि रीजन वाला आपको फील नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही भेजा बच्चों ने आंसर, ऑप्शन बी, वेरी गुड। तो ये आपने काम अच्छा करा, गुड। चलो अब हम करते हैं कुछ अगली वैरायटी, सबसे सिंपल, जो बच्चों को मजा आता है, जिसमें तुक्का लगाने में, ट्रू फॉल्स। तो 5 ट्रू फॉल्स हैं, फटाफट इसमें देखते हैं कि क्या बच्चे सही तुक्का लगा पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, इन इंडिया वी टेक पॉवर्टी इन द सेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कह रहा है भारत में एब्सोल्यूट पॉवर्टी के हिसाब से बात की जाती है। ओके, तो ट्रू सही, क्योंकि भारत में हम पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, तो वो उसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट यूज होता है।
उसके बाद बी, पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी, इसका मतलब है कि गरीबी ही गरीबी का कारण भी है कई बार। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो गरीबी ही गरीबी का कारण भी है, वेरी गुड, ट्रू। उसके बाद थर्ड, poverty continues to persist in the country even after 7 decades of independence। तो हमारे देश में 7 दशकों के बावजूद भी आज भी गरीबी जो है वो है। ओके, ट्रू, ठीक है। उसके बाद डी, reducing poverty has been one of the major objective of India's development strategy। भारत की डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी के वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से गरीबी कम करना है। वेरी गुड, सही, ट्रू है ना, इजी है तो। उसके बाद ई, लेट्स सी, किसी को पता होगा तो। ए न्यू 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 14 जनवरी 1981। चलो, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है वैसे तो एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर फिर भी तुक्का मारना हो तो क्या तुक्का होगा? तो ये हमने कब लॉन्च करा था? 1975 में, ठीक है ना? तो इसीलिए ये हो गया गलत, क्योंकि ये कब लॉन्च हुआ था? 1975 में लॉन्च हुआ था। हालांकि कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, आपको नहीं भी आता था तो नो वरीज। चलो, अब फिल इन द ब्लैंक्स, 5 फटाफट। नंबर 1, डैश कलेक्ट्स द डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में पॉवर्टी का डेटा कौन कलेक्ट करता है? प्लानिंग कमीशन के एनएसएसओ? ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर, एनएसएसओ। उसके बाद बी, इन द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर गुन्नर, इंडिया शुड अडॉप्ट डैश टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। भारत को कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? ओके, वेरी गुड, सही। भारत को फॉलो करनी चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसके बाद सी, डैश इज अ मेजर ऑफ द पर्सन्स हु आर एक्चुअली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। कौन सा मेजर होता है? दो मेजर्स होते हैं, एक होता है रिलेटिव मेजर, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर। तो कौन सा मेजर होता है जो एक्चुअल में बताता है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? एब्सोल्यूट, परफेक्ट। उसके बाद डी, डैश आर द पीपल हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम पर कभी कभी बुरे वक्त की वजह से गरीबी रेखा में आ जाते हैं। तो याद है कैटेगरी? नहीं, मेन कैटेगरी बतानी है, मेन कैटेगरी थी उसका नाम, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी थी। हाँ, अब ठीक आ रहा है, ट्रांजिएंट पुअर, मेन कैटेगरी। हाँ, ट्रांजिएंट पुअर। और उसके बाद ई, लास्ट पॉइंट,
when the expansion or economic development of one sector or one section of sectors flows gradually to other sectors or sections, it is called, कौन सा इफेक्ट? ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। आमतौर पे ये 3 डायमेंशनल अप्रोच के अंदर इस्तेमाल की जाती है। किताब में दे रखा होता है वैसे इसके बारे में कि गरीबी हटाने के लिए सरकार की जो 3 डायमेंशनल अप्रोचेस होती हैं उसमें एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। तो किसी ने सुना है इसके बारे में, ट्रिकल डाउन अप्रोच या ट्रिकल डाउन इफेक्ट? तो ये उसी की परिभाषा होती है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो उस डेवलपमेंट का फायदा एक सेक्शन को मिलता है और फिर वो धीरे 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 वहां से और बाकी सेक्शंस में और बाकी सेक्टरों में भी पहुंचना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये उसकी टर्मिनोलॉजी थी। तो ये अच्छा फिल इन द ब्लैंक बन गया। बेसिकली एक एग्जैक्ट इसमें टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जा रहा था, ट्रिकल डाउन। चल ठीक है, तो एक बार सब बच्चों को सारी कहानी क्लियर, यहां तक की ओके हो गया, यहां तक का रिवीजन हो गया, यहां तक का अच्छे से? ओके ठीक है। देखो चारों वेराइटी, चार वेराइटी हो गई, एमसीक्यू, रीजन एंड असर्शन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो वैसे मुझे कुछ मैच द फॉलोइंग भी करवाने तो थे, लेकिन वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा सा अभी गले में मेरे पेन सा हो रहा है, तो बोलना मुश्किल सा हो रहा है मेरे को लग रहा है। तो कुछ चुनिंदा जो मैच द फॉलोइंग है वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, मतलब जो रिमेनिंग इसके कुछ क्वेश्चंस हैं 33 तक, तो वो आप होमवर्क में ट्राई करना। बाकी फिर मैं अगली क्लास में आपके साथ नई चर्चा लेकर फिर शुरू करूंगा।